इस बीच हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जुड़े हैं। आज हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़े हैं। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है मार्केट का मूड माहौल अब ये सब जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, इसको लेकर मार्केट कितना नर्वस रहेगा आगे, और आपकी क्या अप्रोच होगी इस समय मार्केट को लेकर? अनुज, देखिए, अनसर्टेनिटी जो पहले टैरिफ्स को लेके थी, अब वो डोमेस्टिक पहलू पे भी आ गई। ये जो एक एक एंटिसिपेशन बन रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ रिटेलिएटरी हॉस्टिलिटीज बढ़ेंगी या शुरुआत होगी, वो किसी को भी अंदाजा नहीं है कि कितनी गहरी हो सकती है, कितनी लंबी चल सकती है। तो अनसर्टेनिटी, जैसे मैंने कहा पहले, वो ओवरसीज क्यूज से थी, अब डोमेस्टिक क्यूज भी थोड़े हावी हो रहे हैं इस मामले में। दूसरी चीज, अर्निंग सीजन में एक पहला राउंड जो अभी हुआ है, जो आज ऑफ कोर्स इस हफ्ते बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, तो एंड ऑफ दिस वीक तक ये होगा कि आपके पास 40-50% जो कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट्स आपको एक एक उसमें नतीजों का एक बहुत अच्छा खुलासा हो जाएगा। वहां पे ये समझ आ रही है कि रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कई जगह मार्जिन इंप्रूवमेंट जरूर है। तो मार्केट इस चीज की वेट करेगा कि भाई अर्निंग्स ग्रोथ कैसी आनी, आगे उम्मीद क्या है, कमेंट्री कितनी वीक है, स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से स्टैंड लिया जाएगा। तो ओनली सिल्वर लाइनिंग है कि डोमेस्टिक मार्केट में एफआईज की जो वापसी थोड़ी सी महसूस हुई है कैश मार्केट में, ये एक बहुत वो है जिसको कहते हैं डिस्टिंक्ट एडवांटेज रहा है। वो हमने उसको शायद नजरअंदाज किया नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, जो 7-8 दिनों में, जो सत्र में जो बाइंग हुई है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं पैसा लगाने की चेष्टा एफआईज करेंगे। और वो रुपया स्ट्रेंथ जैसे जैसे पाता है, जैसे जैसे डोमेस्टिक यूज में इंडिया की एग्रीमेंट्स हर जगह, जो चाहे बायलैटरल लेवल पे हो, टैरिफ को लेके हो, ये थोड़ी सी नॉर्मलाइज होंगी, तो मुझे लगता है एक मार्केट में एक वापस एंट्री पॉइंट उनके लिए बहुत बढ़िया बन जाता है। सो आई थिंक दोनों चीजें हैं, नेगेटिव भी हैं, नेगेटिव अनसर्टेनिटी को लेके हैं, पॉजिटिव जो है वो फ्लोज को लेके हैं। और रिजल्ट्स भी मुझे लगता है कि ठीक ठाक आए हैं, अभी तक तो कोई डिसअपॉइंटमेंट इतनी खास आई नहीं है। तो करना क्या है, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, एक टाइम करेक्शन जैसा आपको महसूस हो रहा है वो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बाइंग ऑन डिप्स जो है वो इट हैज पेड ऑफ, एंड वो अभी भी एक टैक्टिकल शॉर्ट टर्म के लिए बनाने का। लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स अर्निंग्स के बेसिस पे अगर आप जाएं तो आपके लिए चुनने के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं, जहां वैल्यूएशन भी थोड़े से नॉर्मलाइज हो गए हैं या रीजनेबल हो गए। खास करके डिफेंस वाले स्पेस में अगर आप देखें, तो मुझे लगता है कि जो जो पॉजिटिविटी आनी है वो बरकरार रहेगी, अगले 2-3-4 साल तक रह सकती है। तो ये सब चीजों को देखते हुए कुछ पॉकेट्स उभर रहे हैं, सिक्लिकल्स में एक वापसी महसूस हो रही है, पर्टिकुलरली सीमेंट साइड। सो आई वुड बिलीव एडवांटेजेस है, थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट बन गया है। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट बन गया। मीनवाइल अल्ट्राटेक के नंबर्स आए हैं, पहले 2 नंबर जो आए हैं, प्रॉफिट थोड़ा सा एस्टिमेट से कम है, हालांकि बढ़ा है, लेकिन इनकम ठीक ठाक आई है। 2482 करोड़ का प्रॉफिट है, 2750 करोड़ का एस्टिमेट था। इनकम 23,063 करोड़ है, जहां एस्टिमेट 22,500 करोड़ के आसपास था। सीमेंट पर क्या व्यू आपका? अभी आपने पासिंग में सीमेंट की बात की, लेकिन अल्ट्राटेक ने आज ही 52 वीक हाई लगाया, वहां से थोड़ा फिसला है। क्या व्यू होगा स्टॉक पर? बहुत पॉजिटिव है व्यू, सीमेंट सेक्टर में बहुत पॉजिटिव है, अल्ट्राटेक में ऑफ कोर्स। अल्ट्राटेक बिकॉज चूंकि सबसे बड़ी कंपनी है, इतनी कैपेसिटी लेके बैठे हैं, हमेशा थोड़ा सा वैल्यूएशन रिच रहता है। हम लोग को आदत है इसको 4,000-5,000 के लेवल से देखने की, अब वो वहां से 3 गुना हो चुका है। ऑफ कोर्स कैपेसिटी और ग्रोथ के हिसाब से ही हुआ है, लेकिन अगर इस क्षेत्र में अगर आप देखें, कुछ कंपनीज आपको स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों दिखा पा रही हैं, जैसे श्री सीमेंट को ले लीजिए या एसीसी को ले लीजिए। तो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं अनुज, इससे एक चीज जाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को लेके जो आगे बढ़त हासिल हो सकती है, और सीमेंट कंपनीज आपको उस लेवल पे मिल रही हैं जहां पे ये 5 साल पहले थी या 4 साल पहले थी, वो 5 नहीं हो, तो ये वही लेवल पे वैल्यूएशन के तौर पे मिल रही है, कंफर्टेबल उसमें सिचुएशन में। लेकिन आपको यहाँ से ग्रोथ जो आगे कायम हो सकती है वो बहुत ही उम्दा हो सकती है। सो आई एम क्वाइट पॉजिटिव, बट थोड़ा सा वहां पे बड़ी कंपनीज की तरफ झुकाव ज्यादा है, क्योंकि बीच में जो छोटी कंपनीज में एक पहल हुई थी कि भाई लहर दौड़ रही थी कंसोलिडेशन की, ये इनमें कई कंपनीज में मर्जर वर्जर अधिकरण की बातें होंगी, ये होगा, बट उसको उसको नजरअंदाज करिए, बट आप फोकस करिए कि आप इस पे रह सके, प्राइमरीली ऑन लार्ज लार्ज सीमेंट प्लेयर्स। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये अभी आप सीमेंट की बात हुई, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, रियल स्टेट एंसिलरी,
और इनफैक्ट HFCs में इस बार सबसे स्ट्रॉन्ग एक्शन दिख रहा है। और अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो कंज्यूमर फाइनेंस, उसके बाद गोल्ड फाइनेंस, ये तीसरा तबका जो HFCs का है और ये NBFCs में, NBFC ये अभी भी एक डिफरेंशियल है, बड़ा डिफरेंशियल है प्राइस परफॉर्मेंस में वर्सेस रेस्ट ऑफ NBFCs। क्या आप इंटरेस्टेड हैं इसमें खेलने के लिए? नमस्कार नीतू। देखिए HFCs यस, बट आपको ना बहुत कम ऐसी HFCs मिलेंगी जहाँ पे या तो बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो, ग्रोथ आनी बाकी है, और जो ग्रो कर रही है वहां पे बैलेंस शीट कहीं ना कहीं वो सपोर्ट नहीं कर पा रही, तो बहुत मिक्स बैग हो गया है। एक जमाना था कि आपको कैनफिन होम्स, PNB हाउसिंग फाइनेंस, ये बहुत डिस्टिंक्ट आउटलायर्स दिखते थे, बट अब वो माहौल थोड़ा सा वैसा है नहीं। और गोल्ड फाइनेंस की जहां तक बात है, मुझे लगता है गोल्ड फाइनेंस विल कंटिन्यू टू ग्रो, पर इसको आपको अगर चलना है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो ये जरूरी नहीं कि आप NBFCs के पीछे ही भागिए, आप काफी हद तक बैंक्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये चीज पार्टिसिपेशन अगर आप छोटी बैंक्स के जरिए करते हैं, जो मिड साइज बैंक्स हैं, उसमें आपको एक डिवर्सिफिकेशन भी मिलता है इन टर्म्स ऑफ द लोन बुक। अब आप एग्जांपल के तौर पे DCB के रिजल्ट्स आए थे कल, मतलब ये वीकेंड पे। अब DCB के नंबर्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो क्वालिटी इंप्रूव हुई है, या जो NII ग्रोथ 10% का उन्होंने एटलीस्ट ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किया है। मैंने आज सुबह हमारी सिस्टर चैनल पे जब मैं बात कर रहा था, तो मैं यही समझा रहा था कि NBFCs में श्रीराम चोला के नंबर्स में आपको जो स्ट्रेस दिख रहा है, वो अभी 1-2 क्वार्टर शायद रह सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स ऐसी कोई कम हुई नहीं है उनकी, कॉस्ट ऑफ फंड्स। जबकि बैंक्स को ये एडवांटेज मिलना शुरू हो गया है, और वहां पे जहां जहां ग्रोथ आने की उम्मीद है, और उनकी सेगमेंट्स प्रॉमिसिंग है, वहां आप क्यों नहीं ग्रो कर सकते। सो NBFCs को छोड़ के थोड़ा सा झुकाव बैंक्स की तरफ है। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बढ़ चुके हैं, लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी अच्छा खासा एक मोमेंटम है, लेकिन ये जो छोटे बैंक्स हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर करेंगे तो ये दिख जाए। ओके प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। हालांकि आपने NBFCs का जिक्र किया, मिड साइज बैंक का भी जिक्र किया, लार्ज प्राइवेट बैंक्स पर थोड़ी और राय मैं जानना चाहूँगी आपसे। आपने HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक के नतीजे देखे, नतीजे ठीक ठाक रहे, एक्सिस बैंक थोड़ा सा स्लो रहा, लेकिन अब नतीजों के बाद कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर रुख? क्या राय रहेगी यहाँ पे, स्पेशली लार्ज प्राइवेट बैंक्स? तो शेयर नमस्कार। इम्पोर्टेंट है कि आप बैंकिंग में एलोकेशन देखिए, जब खास करके FIs की वापसी हो रही है, ETF के जरिए पैसे आ रहे हैं, तो ज्यादातर ये एलोकेशन इन बैंक्स में आए हैं, क्योंकि अंडरवेट थे, वैल्यूएशन अच्छा था, और ग्रोथ आपको सामने दिखी। इन सभी में अगर आप देखें तो जो ICICI के नंबर्स हैं वो सबसे उम्दा है, और आगे चल के ये टॉप 3 की जो सूची है कि ICICI, एक्सिस और HDFC, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 घूमता रहेगा, पोजीशन चेंज होती रहेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बेस्ट अप्रोच है कि एक बास्केट अप्रोच करिए। आपको जो एलोकेट करना है, 100 रुपए एलोकेट करना है, तो 1/3 करके करिए, तो वो उससे आपको हर एक बैंक की एक सेलियंस मिलेगी, उसकी ग्रोथ फेज का एडवांटेज मिलेगा। थोड़ा सा अग्रेशन आपको ICICI में दिखेगा। HDFC अभी भी डिपॉजिट के ऊपर फोकस्ड है कि भाई हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशो पहले और भी मजबूत बनाए RBI की नॉर्म्स के हिसाब से, और उसके बाद थोड़ा सा ग्रो करें। एक्सिस के पास एक सिटी का जो पोर्टफोलियो आने के बाद जो एडवांटेज है वो अलग है, तो उसमें फी बेस्ड इनकम ज्यादा आएगी। सो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि बैंक चलेंगे, मार्केट आउट परफॉर्म भी करेंगे, लेकिन जो डेल्टा जिसको कहते हैं हम लोग की, जो एक डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ है, वो आने की गुंजाइश आपको थोड़े छोटे बैंक्स में, CUB देख लीजिए, मतलब सिटी यूनियन बैंक देखिए, DCB का मैंने जिक्र किया, इस टाइप के बैंक्स पे अगर आप रिसर्च करेंगे और देखेंगे कहाँ पे बैलेंस शीट कंफर्ट मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा वहाँ रिटर्न जो है वो, ऑफ कोर्स यू आर कैरिंग अ बिट ऑफ मोर रिस्क आल्सो, बड़ी बैंक में रिस्क उतना नहीं दिखता, बट ऐसा कोई रिस्क, सिस्टमिक रिस्क एटलीस्ट इन बैंक्स में भी नहीं दिख रहा है, इस वजह से इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। प्रकाश, रिलायंस कैसा लगा आपको, और क्या रिलायंस नेक्स्ट लीडरशिप ले सकता है? तो एब्सोल्युटली आज की लीडरशिप तो मेरे ख्याल से पूरी तरह रिलायंस के नाम पे है, अनुज। और देखिए रिलायंस की एक खूबी ये रही है कि जैसे जैसे ट्रेडिशनल ऑयल एंड गैस बिजनेस या O2C बिजनेस थोड़ा नरम पड़ा, उन्होंने अपने आप को ढाल के कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस जो थे, उसमें दोनों आ जाते हैं, रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म, उसको बहुत अच्छी तरह से तराशा है। रिटेल की जो ग्रोथ है ये हासिल करनी स्केल पे, देखिए हम लोग उसमें काफी निटपिक कर सकते हैं, गलती ढूंढ सकते हैं कि स्टोर एडिशन नहीं हो रहा, बहुत सारी जगह उन्होंने क्लोज किए हैं स्टोर्स, पर ये सब रैशनलाइजेशन ग्रोथ के लिए करना पड़ता है। और आप ये देखिए कि जो स्केल पे अब वो ग्रो हो रहे हैं, और आज भी
6% की ग्रोथ उन्होंने एबिटा की बात करी है। रेवेन्यू तो आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपको मार्जिन ग्रो करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। वो ग्रोथ आई है। सिंपल गणित ये है अनुज, अगर आप इसको रिटेल वाले बिजनेस को 30 टाइम ईवी एबिटा देते हैं आपका, और उसमें जो उनके परसेंटेज मेरे ख्याल से 83% ओनरशिप रिलायंस इंडस्ट्री की है, उसको वैल्यूएशन के उसमें एसओटीपी में रखिए। आप जियो टेलीकॉम वाला जो जियो प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस है उसको 15 का ईवी एबिटा मल्टीपल दीजिए। ऑयल एंड गैस वाला है उसको आप मेरे ख्याल से 5 का दे सकते हैं। न्यू एनर्जी बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट 75,000 करोड़ का है उसको 2 डीम्ड वैल्यू 2x दे दीजिए तो 1.5 लाख करोड़ हो जाती है। ये सब करते करते जब आप गिनेंगे, और ऑफ कोर्स देयर इज अ डेट, मेरे ख्याल से एक इस बार की जो बैलेंस शीट में 1,14-15,000 करोड़ का डेट है। ये सब करते हैं तो मेरी गणित तो ये बता रही है कि 27 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो जाती है। आज तो आप जहां हैं वहां से ये बहुत ज्यादा होती है। अगले 2 साल की प्रोजेक्शंस की बात कर रहा हूँ, नॉट 1 ईयर। तो कहीं ना कहीं ये डी लिस्टिंग, आरपू ग्रोथ, ये सब ट्रिगर्स जब आएंगे तो आई थिंक लीडरशिप बनी रहेगी। हाँ, बट ये ना सोचिए कि ये कल से ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, कि हेवी वेट है। एवरी 1 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट इन रिलायंस, मतलब आप मार्केट में भी इतना ही आप इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो जब पैसा वापस आएगा होल हार्टेडली, खास करके एफआईएस का, आई डोंट सी एनी रीजन कि यहाँ एलोकेशन क्यों नहीं आए। तो ये 1300 का 1700, 1750, 1800 कहीं भी जा सकता है, बट उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। तब तक बने रहिए, लॉन्ग टर्म बेसिस पे अप्रोच करिए। अच्छा प्रकाश सर, ये पिछली बार जब आप हमारे साथ बजट के दिन बैठे हुए थे उस स्टूडियो में, एक मूव एफएमसीजी में इस दिन आया, 4 दिन चला। इस बार फिर मूव आया, और जब मेट की टिप्पणियाँ आई थी, स्काई मेट की टिप्पणियाँ आई थी रिगार्डिंग मानसून, फिर चला, लेकिन फिर कोलैप्स हो गया विद एक्चुअल नंबर्स, और मोर स्पेशली आफ्टर द कमेंट्री। मार्जिन्स को लेकर आपकी राय क्या कहती है? मैंने एफएमसीजी अभी क्या ऐसी डाउटफुल एनवायरनमेंट में रहेगा अभी? नहीं, रह नहीं सकता ये। देखिए, मॉनसून ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे जो कंसर्न आ रहे थे वो ग्रोथ को लेकर आ रहे थे कि भाई वॉल्यूम ग्रोथ तो है ही नहीं, आप कितना रीप्राइस अपने आप को कर पाएंगे, कितनी कॉस्ट कंट्रोल कर पाएंगे। अब ये सब पिछले 12 नहीं 18 महीने से हो रहा है। अगर आप 6 क्वार्टर देखें, हर एक बड़ी कंपनी ने अपनी कॉस्ट कंट्रोल की है, चाहे वो मैरिको हो, ब्रिटानिया हो, एचयूएल हो। हर एक जगह ने जहां जहां कोशिश करके अपने आप को वो बनाया है, सक्षम बनाया है इस पर्टिकुलर इसको रीप्राइस करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स। होगा ये कि जैसे ही आपको वॉल्यूम ग्रोथ आता है, और कहीं ना कहीं मिक्स कमेंट्री आ रही है, कोई बोल रहा है रूरल में इंप्रूवमेंट है, कोई बोल रहा है अर्बन में पहले आ जाएगा। जैसे ही ये इंप्रूवमेंट आता है, आप ये देखिए, आपने कमर कस ली, कॉस्ट घटा ली, अब वॉल्यूम ग्रोथ आना शुरू होगी। तो जब वॉल्यूम ग्रोथ आएगी तो आपको उसका बेनिफिट बहुत एक स्प्रिंग की तरह जब खुलता है, स्प्रिंग में से आप प्रेशर हटाते हैं तो कैसे भागते हैं, वो उस टाइप की चीज आपको दिख सकती है। अब ये कब होगा ये कहना मुश्किल है। माई सेंसेस सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में आपको ये ज्यादा दिखेगा। उसका रीजन है वो फेस्टिव सीजन, पोस्ट मॉनसून इफेक्ट, ये सब चीजों को अगर आप मिलाएं, उनका समीकरण ये रहता है कि एफएमसीजी उसमें परफॉर्म ज्यादा कर पाती है। बट पार्टिसिपेशन डेफिनेटली रहेगा, अंडरवेट है, और वहां भी एक एफआईएस का फेवरेट पॉकेट रहा है पहले भी इन द पास्ट। और अगर वो वापस आते हैं तो फिनेंशियल्स और ये इस टाइप की कंपनीज में, एफएमसीजी क्षेत्र में डेफिनेटली एलोकेशन आएगा। बट टाइमिंग का वो इशू होने की वजह से मैं ये नहीं कह पा रहा कि ये लेने लायक अभी से है या 1 क्वार्टर और वेट करें। ऑफ कोर्स टाइमिंग करना मुश्किल भी होता है, बट कहीं ना कहीं एक उस स्तर पे आ गए जहां बॉटमिंग आउट प्रोसेस आपको एक महसूस होना शुरू हुआ है। ओके प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा बात करके आपसे आज। बहुत सारे सेक्टर से बातचीत हुई। शुक्रिया आपका इस मंत्रणा में शामिल होने के लिए। और